हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ चीज़ें करी थी। हमने संकरण निकालना सीखा था, चुंबकीय आघूर्ण का मान सीखा था, ठीक है। और वीबीटी की कुछ थ्योरियां अपन ने पढ़ी थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और सीएफटी की तरफ अपन मूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल है Na2Fe का होल 5 NO। अब देखो, बेसिकली हमें पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो NO है वो +1 में है और इसको कहा जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब यहाँ पर हमें Fe का हमें क्या निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इसका मान लिया X, एक सोडियम पर +1 होता है तो दो पे कितना होगा, +2 प्लस, यहाँ पर एक Cn पे -1 है तो 5 पे कितना होगा, -5 +1, क्योंकि NO पे देखो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, हाँ। और आपको XFE का निकालना है और ओवरऑल हमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, X की वैल्यू देखो, X की वैल्यू आ गई +2। सॉल्व करेंगे तब इस टाइप से हो जाएगा। अब यदि अगर मैं Fe की बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। लेकिन यदि अगर ये Fe2 पॉजिटिव बन गया तो ये S के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंड इट विल बिकम 3d6। अब हमें देखना है कि जो साइनाइड है वो कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है कि वीक लीगेंड है। तो मैं कह रहा हूं Cn एंड NO दोनों ही प्रबल क्षेत्र लीगेंड है। हाँ, दोनों ही प्रबल क्षेत्र लीगेंड है। अतः क्या होगा, अतः संभव हुआ तो पेयरिंग होगी। दो बेटा, आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसका बहुत अच्छा मीनिंग है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि अगर 6 है तो उसके दो संकरण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है D2sp3 और एक हो सकता है sp3d2। ये कब बनेगा, इसके लिए हमने ये लाइन यूज करी है कि जब अंदर वाले दो डी कक्षक खाली हों। मतलब ये तब बनेगा जब दो अंदर वाले डी कक्षक खाली हो, तब बनेगा ये, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखो अब हम 3d6 लगाते हैं। देखो बेटा जी, 3d6 यदि अगर मैं लिख रहा हूं Fe के लिए, Fe2 पॉजिटिव का यदि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये क्या हो रहा है, 3d6। बोले तो इसको यदि अगर ऑर्बिटल फॉर्म में यदि अगर मुझे बनाना हो तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसका 4s खाली है एंड 4p खाली है। साइनाइड चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर क्या हो सकती है, यहां पर अंदर वाले दो कक्षक खाली प्राप्त हो सकते हैं। इसमें अंदर वाले दो कक्षक खाली प्राप्त हो सकते हैं। अतः इसमें क्या होगी, अतः पेयरिंग होगी। अब देखो, पेयरिंग होगी इसका मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ पेयर हो जाएंगे। और पेयर होने से क्या होगा, देखो 1 2 3 4, मैं यदि अगर पेयरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, देखो अंदर वाले दो डी कक्षक खाली मिल पा रहे हैं क्या, देखो ढंग से अंदर वाले दो डी कक्षक खाली मिल पा रहे हैं। इसलिए ये तो हो गया D2, इसका वाला sp3, तो इसका संकरण हो गया D2sp3। और मैंने आपको बताया था कि जब अंदर वाले कक्षक भाग लेते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, आंतरिक कक्षक संकुल। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, आंतरिक कक्षक संकुल।
ये बेसिकली हो गया आंतरिक कक्षक संकुल, मतलब इसमें अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं इसलिए आंतरिक कक्षक संकुल हो गया। दूसरा, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः क्या होगा, अतः देखो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रति चुंबकीय होगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वजह से। चलें आगे की तरफ। अब देखो इसके अंदर यदि अगर ये बात करें तो ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और इसकी संरचना कैसी होगी बेटा, इसकी संरचना होगी अष्टफलकीय। इसकी संरचना कैसी होगी बेटा, अष्टफलकीय संरचना इसकी होगी। तो देखो संकरण वाले कॉन्सेप्ट से हम ये सारी जानकारियां लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होगा। जैसे अगला मैं एग्जांपल ले लूं, देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एग्जांपल लिया Fe H2O का 5 NO एंड SO4, ठीक है। Fe H2O का 5 SO4, देखो इसका मुझे निकालना है तो इसका x, वाटर पे चार्ज कितना होता है 0 × 5, इस पे कितना चार्ज है +1, प्लस इस पे एक पे कितना चार्ज है -2, ओवरऑल कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, देखो फटाफट कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू है यहां पर +1, x की वैल्यू है +1। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको कहा जाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसको नाम दिया जाता है बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक टेस्ट होता है, उसमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब यदि अगर इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+ में हो जाएगा 3d6 4s1। यदि अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, एक यहाँ पर ये खाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 2 3 बन गए। अब देखो बेटा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये अगले वाला डी भी खाली है, 1 2 3 4। देखो बेटा ये है 3d, ये है 4s 4p 4d। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ चला जाएगा। वैसे तो H2O कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन जितने भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसमें S तो चाहिए ही रहता है। अब यदि अगर S मुझे चाहिए तो इस S को मुझे पेयर करवाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 2 3 4 5 6 एंड 7, नहीं केवल और केवल S ही तो पेयर हुआ है। देखो यहाँ पर S खाली बच गया, 3p बचे हुए हैं, और यहाँ पर ये D। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, चूंकि अंदर दो कक्षक खाली नहीं हो सकते। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अंदर यदि अगर पेयरिंग करवाएंगे तो भी दो कक्षक खाली नहीं हो सकते हैं। दो कक्षक अंदर खाली नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा बेटा जी sp3d2। sp3d2 में देखो 4d वाले भाग ले रहे हैं क्या, इसलिए इसको कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। दूसरा, इसमें यदि अगर बात करें इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बेटा जी, तो 3 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, √n (n+2).
एन की वैल्यू 3, 3 + 2 यहाँ पर अंडर रूट में आ गया, तो 3 और 2 5, 5 3 15, अंडर रूट 15 बॉर मैग्नेटॉन इसकी क्या हो गई, चुंबकीय आघूर्ण का मान हो गया। देख लो बेटा जी, ये कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग के बारे में समझ में आया। देखो बेटा क्या है ना, यहाँ पर काम की बात यह है कि इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को अपन को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये नेम से ही पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं Cr En का होल थ्राइस Cl3। अब देखो सबसे पहले मुझे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको लिख दिया x प्लस En पे कितना चार्ज है 0 प्लस एक Cl पे कितना है -1, तो 3 पे कितना हो गया -3 बराबर 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी +3। अब यदि अगर Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3d5 4s1 होता है, लेकिन यदि अगर Cr3 पॉजिटिव का बात करें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 तो यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, तो 2 यहाँ से चले गए तो कितना हो जाएगा 3d3 4s0। बोलो होगा या नहीं होगा? अब देखो इसको यदि अगर अपन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये S वाला, यहाँ ये P वाला, इस टाइप से। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन यदि अगर मैंने भरा 1 2 3, बाकी कोई है ही नहीं। अब एक चीज बताओ, En जो है वो कैसा लिगेंड है बेटा, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, पेयरिंग करवा सकता है। लेकिन हम पेयरिंग कब करवाएंगे, मान लो यदि अगर पहले ही रिक्त कक्षक खाली है, मैं यहां पर कह रहा हूं पहले ही रिक्त कक्षक उपस्थित है, पहले ही अपन कह सकते हैं 2 रिक्त कक्षक उपस्थित है, आता है पेयरिंग की आवश्यकता नहीं होगी, अतः पेयरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। भाई पहले से ही जब 2 रिक्त कक्षक खाली है तो हम पेयरिंग क्यों करवाएंगे? तो देखो 2 तो ये, एक S और ये 3 P, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा D2sp3। अंदर वाले कक्षक भाग ले रहे हैं तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, आंतरिक कक्षक संकुल। अगली चीज देखो, आंतरिक कक्षक संकुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः यह अनुचुंबकीय होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा n(n+2), तो यदि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 2(2+2), तो यहां पर कितना हो 4 और यहां पर कितना हो गया √8 बॉर मैग्नेटॉन। चलें आगे। नहीं 3 है इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 कैसे है? हाँ बेटा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा √15 बॉर मैग्नेटॉन। बेटा 3 है ना, ये देखो 1 2 3, 2 गलती से लिख दिया था, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर कितना हो जाएगा √15 बॉर मैग्नेटॉन। चले आगे। ओके, अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, हाँ जी, एग्जांपल है CN का होल थ्राइस H2O का होल थ्राइस, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है। पहली बात तो जो Cn है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बोले तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड। इसका मैंने x कह दिया, -3 + 0 = 0,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। CO+3 जो होता है, CO+3 होता है 3d6। यदि अगर मैं इसमें 3d6 बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर 3d6 कैसे बनेगा बेटा जी, तो 3d6 1 2 3 4, हाँ जी 3d6 कैसे बनेगा, ये नॉर्मल है 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर क्या है, Cn जो है वो प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, आता है बैक पेयरिंग होगी। अब यदि अगर इसमें बैक पेयरिंग हुई तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बैक पेयरिंग में 1 2 3 4 5 6, देखो यदि अगर ये इस टाइप से हो गया तो यहाँ पर देखो अंदर की तरफ 2 रिक्त कक्षक मिल गए क्या, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल होगा। दूसरी चीज चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा इसका, चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा 0। दूसरी चीज प्रति चुंबकीय होगा। क्लियर, तो यहां तक की बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। चलो कुछ और एग्जांपल्स अपन लेते हैं। देखो अगला एग्जांपल है अपने पास, अगला एग्जांपल है CuNH3 का होल 4SO4, CuNH3 का होल 4SO4। देखो बेटा CuNH3 का होल 4SO4 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये अपन को अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बारे में हम पूरा एकदम डिटेल पढ़ेंगे। देखो इसके अंदर इसका है x, इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से है -2, ओवरऑल 0, तो x की वैल्यू आ गई इसमें +2। x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, x की वैल्यू आ गई +2। अब यदि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो Cu2 पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा 3D, वैसे Cu कितना होता है 3D10 4s1 होता है, लेकिन +2 हो गया है। यदि अगर Cu2 पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 3D9 4s0। अब देखो बेटा इस 3D9 4s0 को यदि अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ 1 2 3 4, तो देखो 9 कैसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये यहाँ पर एक खाली है इस टाइप से। तो ये हो गया आपका 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d। देखो बेटा जी क्या होगा यहाँ पर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 3D से उठकर यहाँ चला जाता है, और ये इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। और इसको आगे अपन पढ़ेंगे JTD, जोहन टेलर डिस्टॉर्शन में इसको पढ़ेंगे। तो अब देखो इसका यदि अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता है 1 2 3 4 और यहाँ पर इस टाइप से, देखो यदि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये अंदर का खाली है इस टाइप से, तो ये हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये होती है स्क्वायर प्लेनर। और यदि अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, अंदर वाला D कक्षक भाग ले रहा है, तो ये होगा आंतरिक कक्षक संकुल। ये हो गया आपका आंतरिक कक्षक संकुल हो गया आपका। इसके अलावा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो अगला है मेरे पास जो एग्जाम्पल, वो है CO
NO3 का होल 6, नहीं ये नहीं लेते हैं अपन। अब देखो CONO3 का होल 6 4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। CONO3 का होल 6 और यहाँ पर 4 नेगेटिव, ये मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया। तो देखो इसकी मानी मैंने x माइनस एक NO3 पे -1, तो 6 पे कितना हो गया -6 बराबर -4, x की वैल्यू हो गई यहाँ पर +2। क्लियर। अब देखो CO+2 में क्या होता है, CO+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s0। तो यहाँ पर 1 2 3 4, देखो बेटा 4 लाइन खींचते ही ऑटोमेटिक 5 हो जाता है, तो ध्यान रखें ये चीज। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो 3d7, तो 1 2 3 4, देखो 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो बेटा ये भी बहुत ही मस्त सा एग्जाम्पल है, और मस्त सा एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है यहाँ पर, और ये हो जाती है पेयरिंग, और ये भी अपन पढ़ेंगे JTD से, जोहन टेलर डिस्टॉर्शन में अपन इसको पढ़ेंगे। तो देखो बेटा ये क्या होगा इस टाइप से 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो 2 ये खाली 3 ये, तो ये हो जाएगा D2sp3। मतलब यहाँ पर दो जगह कंफ्यूजन आया है कि एक तो D9 हो और एक D7 हो, और यदि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है D9 और D7 में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि अगर मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल काम में लिया जाता है। क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, VBT पढ़ी, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसकी कमियां, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। नेक्स्ट पॉइंट है संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां अपन पढ़ेंगे। तो देखो संयोजकता बंध सिद्धांत में हमने बैक पेयरिंग पढ़ी कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। ये होगी या नहीं होगी तो बताया, लेकिन क्यों होगी क्यों नहीं होगी इसके बारे में नहीं बताया। तो पहला है VBT बैक पेयरिंग या स्लैश पेयरिंग क्यों होगी इसकी व्याख्या नहीं कर सका। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। VBT बैक पेयरिंग क्यों होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। क्लियर। अगला पॉइंट है VBT संकुल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। संकुल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। VBT संकुलों के रंगों की व्याख्या नहीं कर सका। क्लियर। अगला है स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका और रंग की व्याख्या नहीं कर सका, और यह D7
व D9 के केस में यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, D7 व D9 के केस में यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए तो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक में क्यों जाता है, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में वीबीटी नहीं बता सका, और वीबीटी के थोड़े एग्जाम्पल्स थे जो हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़े थे, और आज हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े और इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी। अब अपना जो नेक्स्ट थ्योरी है बॉन्डिंग के लिए है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अपन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ डी कक्षकों के बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि डी कक्षक निम्न 5 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक निम्न 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है DXY, मतलब ये पहला कक्षक है, इसको यदि अगर x एक्सिस लिया है, इसको y एक्सिस लिया है, और इन दोनों के यदि अगर प्लेन में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं DXY। क्लियर? DXZ क्या होगा? DXZ देखो बेटा, वही सेम तरीके का होगा, लेकिन अब की बार एक्सिस कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे ये होगी x और ये होगी z। तीसरा क्या होगा? यहां पर ये हो गया तुम्हारा y एंड x। देखो, नहीं, DXY, DXZ, DYZ। देखो यहां पर ये हो गया DXY, DXZ और तीसरा है DYZ। देखो ये तीन तो एक प्रकार के कक्षक होते हैं। इन तीन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अक्षों के मध्य उपस्थित होते हैं। इन तीन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अक्षों के मध्य उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें निरक्षीय डी कक्षक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जो 2D कक्षक होते हैं। 2D कक्षक कौन कौन से बेटा? 2D कक्षक y एंड x। यहां पर देखो, ये होता है dx² माइनस y²। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर उपस्थित होता है, अक्ष पर उपस्थित होता है। अगला है, हाँ जी,
अगला है इस प्रकार का, और यहाँ पर है ये सपोज z एक्सिस, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर उपस्थित है, अक्ष पर उपस्थित है, अतः इसे अक्षीय d कक्षक कहा जाता है। मतलब पांचों डी कक्षकों को दो पार्ट में विभक्त कर दिया है, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर उपस्थित है और एक जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बिटवीन द एक्सिस उपस्थित है। तो इसके बेसिस पे अपन इनको वर्गीकृत करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इन पांचों डी कक्षकों की स्प्लिटिंग पढ़ाऊंगा, ये कैसे कैसे स्प्लिट करते हैं और कैसे कैसे इनसे बॉन्ड होता है। CFT की शुरुआत हम कर चुके हैं, लेकिन खत्म हम अगली क्लासों में करेंगे। तो बने रहिए हमारे हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म के साथ, हम आपको नई नई अपडेट, नई नई चीजें बताएंगे। थैंक यू सो मच।